गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं रंजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास 11 का अपने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, समुच्चय सेट, जिसके अंदर क्या किया था, 2 वीडियो आ गई इसकी, ठीक है, जिनके अंदर पहली वीडियो में तो आपको पूरा बताया था कि इस चैप्टर में क्या चीज़ है क्या नहीं है, और उसके बाद में आपको समुच्चय के बारे में, फिर उस समुच्चय के टाइप्स के बारे में बताया था सेकंड चैप्टर में, ठीक है। तो अब आज की जो वीडियो है उसके अंदर अपने एक्सरसाइज 1.1 शुरू कर रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो अपने समुच्चय के बारे में पढ़ा था, उस समुच्चय के आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भी समुच्चय जो आपको बताया था, परिभाषा जो थी भी संख्याओं या वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो उसके कुछ क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, निम्न में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। भी आपको नीचे ये क्वेश्चन लिखे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये 9 पॉइंट दिए हुए हैं। इनमें से आपको वो पॉइंट देखना है भी कौन से समुच्चय हैं और कौन से नहीं है। समुच्चय है तो उसका क्या रीजन है, अगर नहीं है तो उसका क्या रीजन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो देखिए पहला क्वेश्चन है भी जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब आपको इतना तो पता होगा भी जो एक वर्ष होता है उसके अंदर कितने महीने होते हैं, उसके अंदर महीने होते हैं 12। अब उसमें 12 महीनों के अंदर जे से शुरू होने वाले, ठीक है ना, जैसे जे से शुरू होने वाले कौन कौन से महीने हैं, जैसे जे से जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया। तो मतलब ये सुपरिभाषित है या नहीं है, क्योंकि अपने को पता है भी टोटल साल के अंदर 12 ही महीने होते हैं और 12 में से जे से प्रारंभ होने वाले कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये एक सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह एक समुच्चय है, ठीक है। और समुच्चय क्यों है, क्योंकि समुच्चय के अंदर जे से प्रारंभ होने वाले जनवरी, फिर जून, फिर जुलाई, ठीक है ना, और तो कोई नहीं है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो ये 3 महीने हैं जे जो कहां से प्रारंभ होते हैं, जे से। तो आपको ये पूछा था भी जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम। तो महीनों के नाम ये 3 है, ये एक सुपरिभाषित संख्या है, इसलिए इसको आप क्या कह सकते हो भी ये एक समुच्चय है, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो देखिए भारत के अंदर अब आपको पता है भी लेखक कितने के, बहुत लेखक है, ठीक है। तो प्रतिभाशाली अब आपके सामने किन्हीं 2 लेखकों को खड़ा कर दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए भी इन दोनों में से प्रतिभाशाली कौन है, तो उस चीज का आपके लिए चूज करना कठिन हो जाता है, ठीक है ना। तो वही बात है भी अपने क्या कर सकते हैं भी प्रतिभाशाली जो लेखक है उनको अपने क्या है किसी नियम, ठीक है ना, यानी कोई न कोई रूल तो होना चाहिए भी इस रूल के हिसाब से आपको उनको देखना है, भी इस हिसाब से आपको उनको चेक करना है भी ये प्रसिद्ध इन दोनों में से कौन सा है। तो उसका यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, सीधा कहा है भी भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक। तो उन 10 प्रतिभाशाली लेखकों का अपने अंदाजा नहीं लगा सकते भी भारत में टोटल पूरे भारत के अंदर 10 कौन कौन से, ठीक है। तो ये एक सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि प्रतिभाशाली होने के लिए उसकी कोई न कोई मतलब अपने को ऐसी भी, या तो जैसे लेखक है तो लिखने में या उसकी शैली के अंदर बढ़िया है या उसकी राइटिंग में, मतलब किस टाइप से ये पूछ रहा है, तो ये पूरा सुपरिभाषित नहीं है। तो इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है, ठीक है भी। तो यह एक समुच्चय नहीं है, और कारण आपको बता दिया क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्योंकि प्रतिभाशाली के बारे में अपने को पूरा इसमें डिटेल से नहीं दिया हुआ भी किस टाइप से ये पूछ रहा है। तो सुपरिभाषित तो भारत के अंदर तो बहुत से वैज्ञानिक है, उनको कोई नियम के द्वारा अब कोई वो नियम नहीं बताया हुआ भी किसके द्वारा आपको देखने है, ठीक है। फिर वो देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 इसका, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब विश्व के अंदर वो सेम टू सेम डिटो यही बात है,
अब 11 बल्लेबाज है। अब बल्लेबाज जो है वो आपको पता है विश्व में तो बहुत है, लेकिन ये कह रहा है भी विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11। अब ये सर्वश्रेष्ठ 11 है तो सर्वश्रेष्ठ किस हिसाब से? अब मान लो कोई है, जैसे मान लो अपने आज बात करते हैं जैसे सचिन की, तो वो किसी मैच में चल गया बहुत अच्छा और किसी के अंदर बिल्कुल ही नहीं चले, ठीक है। अब ऐसे ही आप किसी भी ओवर की ले सकते हो, जैसे क्रिस गेल है उसकी ले सकते हो, तो वो आप किसी मैच के अंदर बहुत बढ़िया खेल रहा है, किसी मैच में बिल्कुल ही नहीं खेल रहा है। तो महान बल्लेबाज किस हिसाब से भी आपको तो या तो कह दे भी मान लो एक T20 2012 का या 13 का जो भी हुआ था उसके अंदर महान बल्लेबाज कौन सा था, तो उसका आप बता सकते हो, लेकिन यहाँ उसका कोई जिक्र नहीं है, सीधा कहा है महान बल्लेबाज का संग्रह। तो महान बल्लेबाज की अपनी काउंटिंग उसमें नहीं कर सकते। तो इसमें भी क्या है वो पूरा ये जो डेफिनेशन है ये सुपरिभाषित नहीं है। तो यह भी एक समुच्चय, यह एक समुच्चय नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर भी अपने को कोई पूरी डिटेल से नहीं दिया हुआ है, भी बताइए भी। अब इसमें लिखा है भी आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब आपकी कक्षा, जैसे मान लो आपकी कक्षा 11 है, तो 11 में आपको कंफर्म तो है भी हमारी क्लास में 10 बच्चे हैं, एक 15 है, एक 30 है, एक 100 है, तो उनका एक संग्रह आप उनको काउंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो एक क्या है सुपरिभाषित है। भी इसने देखो यहाँ पर कक्षा दे दी और साथ में उस कक्षा के बालकों का संग्रह पूछ लिया, तो अब एक कक्षा के अंदर कितने बालक है वो आप बता सकते हो। तो यह एक समुच्चय है, ठीक है भी। तो यह एक जो है वो आपका क्या है समुच्चय है, क्योंकि बालकों का संग्रह और वही कक्षा 11 का, तो या आपकी कक्षा का, तो आपकी का मतलब 11 का 12 का किसी का भी ले सकते हो। तो ये डेफिनेशन जो है एक सुपरिभाषित है, ठीक है, सुपरिभाषित है, तो इसलिए यह एक समुच्चय है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्या आपको पता है कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, तो 1 2 3 4, तो इसमें कह रहा है 100 से कम, तो 1 2 3 4 डैश डैश, लास्ट कहाँ है 100 है, 100 से कम है, तो 100 से कम का मतलब कितना हो गया 99, ठीक है। तो इसने कहा है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो अब देखो बता सकते हैं ना अपने भी 100 से कम कितनी प्राकृत संख्याएं, तो इतनी प्राकृत संख्याएं हैं, तो ये सुपरिभाषित है या नहीं, यानी ये परिभाषित है, मतलब अपने स्पष्ट रूप से बता सकते हैं भी 100 से कम इतनी संख्याएं होती है, तो यह एक समुच्चय है, ठीक है भाई। तो यह एक क्या है आपका समुच्चय है। अब यहां पर देखिए लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब यहां पर देखो एक तो सीधा लेखक दिया था भी भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक थे, लेखकों का बताना था, तो लेखकों का मैंने बताया था भी आपको सुपरिभाषित नहीं है, नहीं बता सकते। अब यहां पर देखिए एक वैज्ञानिक का लेखक का नाम दे दिया प्रेमचंद। अब प्रेमचंद ने कितने उपन्यास लिखे हुए हैं वो कन्फर्म है अपने को, सुपरिभाषित है भी प्रेमचंद ने 10 लिखे थे, एक 15 लिखे थे, एक 5 लिखे थे, एक 2 लिखे थे, वो सारे के सारे उपन्यास जो है वो परिभाषित है, क्योंकि यहां पर अब देखो एक लेखक का नाम दे दिया इसने, एक ही लेखक का, तो एक लेखक ने कितने उपन्यास लिखे हैं वो एक क्या है सुपरिभाषित है, तो इसलिए यह एक समुच्चय है। अब यहां पर भी आपको ये दे देता, लेखक का नाम काट देता और आपको कहते भारत में प्रसिद्ध उपन्यासों का संग्रह, तो प्रसिद्ध उपन्यास, अब किसके उपन्यास, प्रसिद्ध उपन्यास तो बहुत से लेखक हैं जिन्होंने उपन्यास लिखे हुए हैं, तो वो अलग अलग अपने हैं। तो यहाँ पर देखिए लेखक का नाम दे दिया प्रेमचंद, तो प्रेमचंद ने कितने लिखे हुए हैं वो एक क्या है सुपरिभाषित है भी, उसने कितने लिखे थे, तो वो एक समुच्चय है, ठीक है। आगे सभी सम पूर्णांकों का समुच्चय। अब पूर्णांक पूछे हैं और सारे के सारे सम, ठीक है ना। अब पूर्णांक आपको पता है धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, और यहां पर लिखा है सभी सम पूर्णांक, तो सम पूर्णांक अब आपको पता है कौन से होते हैं, जैसे माइनस में माइनस का 4 हो गया, माइनस का 2 हो गया, फिर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो ये सम पूर्णांक अपने बता सकते हैं, काउंटेबल है या नहीं है। तो देखो इसमें
अवयव तो अपरिमित है, यानी अपने को नहीं पता इसमें अवयव कितने आएंगे, लेकिन अपने ये बता सकते हैं भी सभी समपूर्णांक, तो समपूर्णांक ये इतने हैं, यानी आसानी से अपने ये इस चीज को बता सकते हैं, ये भी ये परिभाषित है। तो समपूर्णांक वो सारे ही है, तो इसलिए यह एक क्या है, यह एक समुच्चय है। क्लियर है भी यह एक क्या है, समुच्चय। ठीक है, फिर ये कह रहा है भी इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब इस अध्याय का मतलब भी ये आप लेसन पढ़ रहे हो, इस लेसन के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन है, तो सभी प्रश्नों का संग्रह। अब इस लेसन के अंदर 5 है, 10 है, 20 है, सुपरिभाषित है या नहीं, भी आप काउंट करके आप बता सकते हो भी इसमें इतने हैं, और एकदम परफेक्ट सुपरिभाषित है भी इसके अंदर भी प्रश्न कितने हैं, तो यह भी एक क्या है, समुच्चय। तो यह एक समुच्चय है। क्लियर भी, क्योंकि एक चैप्टर का नाम बता दिया भी इस अध्याय में, तो इस चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चन है तो अपने ये बता सकते हैं। क्लियर। फिर ये कहता है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों को। अब पूरे विश्व की बात हो रही है, अब पूरे विश्व में खतरनाक जानवर कौन सी जाति के, ठीक है ना। अब खतरनाक तो अपने आप में शेर बहुत खतरनाक होता है, अपने आप में कुत्ता बहुत खतरनाक होता है, अपने आप में बिल्ली बहुत खतरनाक होती है, ठीक है ना, अपने आप में सांप जो है वो बहुत खतरनाक होता है। तो कौन सी जाति की बात कर रहा है वो इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो खतरनाक जानवरों के लिए इसने ये नहीं लिखा भी जाति कौन सी जाति के, ठीक है ना, तो इसलिए सुपरिभाषित नहीं है, तो इसका मतलब यह एक समुच्चय नहीं है। ठीक है ना, तो समुच्चय होने के लिए आपको पता है भी वस्तु जो भी आपको दे रखा है उसका सुपरिभाषित यानी स्पष्ट रूप से आपको पता होना चाहिए भी ये इस चीज की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इन चीजों को आपको ध्यान से देखना है। तो यहां से आपको स्पष्ट रूप से पता चलता है भी कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है। इनका रीजन भी आपको बता दिया भी क्यों नहीं है, तो वो रीजन भी आप आंसर में लिखने। अभी ये था आपका क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लीजिए एक सेट ए है जिसमें अवयव है 1 2 3 4 और 5, ठीक है, और रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, ये जो प्रतीक है इसका नाम आपको शायद मैंने पहले बताया या नहीं बताया, बता देता हूं। इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है, इंग्लिश में। हिंदी में इसका मतलब समझिए क्या है, हिंदी का मतलब ये है इसमें जैसे ये, अब आपको ये तो है बिलोंग्स टू, ये बीच में एक लाइन लगा दी, इसका मतलब है नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो देखिए बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, साथ में ये क्वेश्चन हो जाएगा, साथ में वो चीज आपको समझा रहा हूं क्या होती है। अब ये कह रहा है जो ये 5 है और ये समुच्चय ए है, ये सेट ए है। अब अगर ये 5 जो है इसके अंदर है तो इसका मतलब तो आएगा बिलोंग्स टू, और अगर ये 5 इसके अंदर नहीं है तो क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, देखिए अब ये 5 जो है अवयव 5 इस समुच्चय के अंदर है तो इसका मतलब है ये बिलोंग्स टू, यानी इसको लिख सकते हैं 5 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये हुआ भी ये जो अवयव 5 है वो समुच्चय ए के अंदर है, 5 जो है वो समुच्चय ए के अंदर है, तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, बिलोंग्स टू। अब देखिए 8 अब इसके अंदर कहीं दिखाई दे रहा आपको, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है 8 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये समुच्चय ये अवयव इस समुच्चय के अंदर नहीं है, इतना सा मतलब है इसका। ठीक है, अगर है तो ये बिलोंग्स टू, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब देखिए 0, अब ये 0 पूछ रहे हैं, तो 0 बताइए इसके अंदर है क्या, ए के अंदर। अब 0 ए में नहीं है, तो 0 इज नॉट बिलोंग ए, भी 0 जो है वो समुच्चय ए के अंदर नहीं है। फिर देखिए आगे लिखा है 4, तो 4 इसमें दिखाई दे रहा आपको, ये रहा, तो 4 बिलोंग्स टू ए, मतलब अवयव 4 जो है वो समुच्चय ए के अंदर है तो बिलोंग्स टू आएगा। अब देखिए 2 और ए, तो 2 जो है वो देखिए ए में है या नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा,
बिलोंग, तो 2 बिलोंग्स टू ए, यानी 2 जो है वो समुच्चय ए में है। फिर 10, अब देखिए 10 आएगा इसमें, तो 10 नहीं है, तो 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। तो बिल्कुल ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अगर ये अवयव इसके अंदर है तब तो आएगा बिलोंग्स टू, और नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब इतना सा होता है ये अवयव इस समुच्चय का है, ठीक है, और नहीं है तो। देखिए भी क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए, ठीक है, रोस्टर रूप में लिखना है। और ये नीचे आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं इसके अंदर, ठीक है। रोस्टर रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में ये लिखे हुए, ठीक है। तो दोनों आपको आने चाहिए, समुच्चय निर्माण रूप से आपको रोस्टर रूप में लिखना आना चाहिए, रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप में लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो ये समुच्चय निर्माण रूप में दिए गए हैं क्वेश्चन, और अपने को लिखने कौन से रूप में है, रोस्टर रूप में, ठीक है। तो थोड़ा सा पीछे वाली वीडियो रिपीट कर लेना ताकि आपको पता होना चाहिए भी रोस्टर रूप क्या होता है। तो देखिए इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे, तो आंसर लिख रहा हूं इधर, इसका पहले का फर्स्ट का, इसका रोस्टर रूप में लिखने के लिए देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, x एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक आपको पता है प्लस वाले भी होते हैं और माइनस वाले भी होते हैं। x एक पूर्णांक है, लेकिन x का मान क्या है, -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो सेट जो a है इसके अंदर अवयव क्या आएंगे, ठीक है। -3 से तो बड़ा, तो -3 से बड़ा मतलब -2, -1, और उसके बाद में 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ध्यान रखना इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, अगर इक्वल लगा होता यहाँ और यहाँ तो -3 भी आता और 7 भी आता, ठीक है। इक्वल का निशान नहीं लगा यहाँ पर, तो -3 से बड़ा, तो ये संख्या -3 से बड़ी है सारी, और 7 से छोटा, तो ये संख्या 7 से छोटी है। तो ये आपका जो इधर लिख रहा हूं वो समुच्चय का लिखने का कौन सा तरीका है वो है रोस्टर रूप। तो अब ये क्वेश्चन दिया होता और इसको आपको समुच्चय निर्माण में लिखना होता तो ऐसे लिखते इसको, ठीक है। इससे ये लिखना आना चाहिए और इससे ये लिखना आना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, x है वो एक संख्या 6 से कम, 6 से छोटी संख्या होनी चाहिए और प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए बी पार्ट का, 6 से कम, तो 6 से कम हो, और प्राकृत संख्या आपको पता है कहाँ से शुरू होती है, 1 से। तो 6 से कम कौन कौन सी होगी, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 6 से कम प्राकृत संख्या है। क्लियर, साथ में तो 6 से कम है और साथ में क्या है, प्राकृत संख्या है। तो ये इसका रोस्टर रूप है और ये इसका समुच्चय निर्माण रूप है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या, 2 अंकों की और साथ में कौन सी प्राकृत संख्या होनी चाहिए। हर एक चीज को ध्यान से देखना है जो इसमें लिखा हुआ है। 2 अंकों की होनी चाहिए, प्राकृत संख्या होनी चाहिए, और अंकों का योग कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो थर्ड है इसका सी पार्ट। तो 2 अंकों की पहली संख्या 10 होती है, उन दोनों अंकों का योग करके देखना है, 8 आना चाहिए। तो पहली संख्या कौन सी होगी, 17। प्राकृत संख्या है, साथ में 2 अंक है, दोनों को जोड़ के देखिए 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो पहली ये होगी, दूसरी क्या होगी, 26 क्योंकि 6 और 2 8, तीसरी 35 क्योंकि 3 और 5 और 3 8, फिर कौन सी हो जाएगी 44, 4 और 4 8, फिर 53, 5 और 3 8, और उसके बाद में 53 के बाद में 62, 62 के बाद में 71, और 71 के बाद में कितना आएगा 80, ठीक है। तो ये आ गई संख्या, ये इतनी संख्याएं हैं जो साथ में तो प्राकृत संख्याएं हैं, साथ में 2 अंकों की है, और साथ में इन सभी के अंदर जो अंक है उनका योग कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो वो उसका रोस्टर रूप है और ये उसका समुच्चय निर्माण रूप है। क्लियर। अब देखिए आगे डी पार्ट, एक अभाज्य संख्या, x क्या एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आपको पता है कौन सी होती है, जिसमें सिर्फ खुद का भाग जाता है, 1 का तो जाता ही है, खुद का भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, और साथ में 60
की भाजक, यानी जिसमें 60 के अंदर भाग भी जाता हो। ठीक है, तो देखिए इसका फोर्थ पार्ट डी नंबर। तो 7 में तो अभाज्य है और 7 में 60। अब अभाज्य संख्या पहली देखो क्या होती है, 2 होती है। अब 60 में 2 का भाग जाता है तो ये 2 आ जाएगी। उसके बाद में देखिए 2 के बाद में 3 अभाज्य होती है, तो 3 का भाग जाता है, इसमें जाता है 7 में अभाज्य। उसके बाद में 5 का जाता है। ठीक है, उसके बाद में 6 का भी जाता है, लेकिन 6 अभाज्य संख्या नहीं है, 6 भाज्य संख्या। क्लियर, तो ये 3 ही आएंगे। 6 का भाग जाता है लेकिन 6 अभाज्य नहीं है, क्योंकि 6 में देखो 6 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें 10 का भी भाग जाता है, लेकिन 10 अभाज्य नहीं है, भाज्य संख्या है, क्योंकि 10 में 5 का भी जाता है, 10 का भी जाता है, 2 का भी जाता है। उसके बाद में इसमें 12 का जाता है, लेकिन 12 भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या ये 3 ही, जिसके अंदर 60 के अंदर भाग जाता है। क्लियर। उसके बाद में 5 नंबर देखो, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय। ट्रिग्नोमेट्री है, इनको आपको किस में लिखना है, समुच्चय के अंदर, रोस्टर रूप में। तो आपको पता है भी रोस्टर रूप में जब भी लिखते हैं तो एक तो अंदर वाले डिजिट जो भी अक्षर लिखते हैं, जो भी अवयव लिखते हैं, वो हमेशा छोटे लिखे जाते हैं, और साथ में क्या लिखेंगे, रिपीट नहीं होता कोई भी। तो देखो टी आ गया, उसके बाद में आर स्मॉल, फिर उसके बाद में आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, फिर ओ, दोबारा ओ आ गया। देखो तो 2 ओ आ गई है, तो दोनों में से एक ही आएगा, दोनों नहीं आएंगे, तो ये लिख दिया। अब ये ओ नहीं आएगा। फिर देखिए एम, उसके बाद में ई, उसके बाद में टी देखो पहले लिख चुके हैं तो टी दोबारा नहीं आएगा, आर भी पहले लिख चुके हैं तो आर भी दोबारा नहीं आएगा, और लास्ट में क्या रह गया, वाई। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो अक्षर हैं इनको ऐसे लिखेंगे, एक तो सभी को स्मॉल लिखेंगे, किसी भी अक्षर का दोहरान, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, अक्षरों के बीच में कोमा लगाएंगे और सारे के सारे स्मॉल लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ऐसे लास्ट एफ नंबर पार्ट इसका, तो इसमें भी एक वर्ड दिया गया है बेटर, इसके अंदर लिखेंगे तो बी स्मॉल, फिर ई स्मॉल, फिर टी, 2 टी है, 2 में से एक आएगा, फिर ई भी पहले आ गया, और फिर आर ये आएगा। ठीक है, तो बी लिख दिया, ई लिख दिया, फिर 2 टी में से एक टी आ गया, ई पहले आ ही चुका है, और आर इसमें लिखा हुआ है। क्लियर, तो ये आ गया बी ई टी आर। तो ये समुच्चय आपको दे रखा है, इस समुच्चय के अंदर आपको ऐसे लिखना है। तो किसी भी, ध्यान रखना, अक्षर का दोहरान नहीं होना चाहिए, 2 बार नहीं लिखोगे। क्लियर, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर था। ये भी क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या था, समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ था, रोस्टर रूप में लिखना था। अब आपको रोस्टर रूप दिया गया है, समुच्चय निर्माण रूप में उनको लिखना है। तो फर्स्ट का आंसर देखिए क्या होगा। फर्स्ट के अंदर अब ध्यान से देखिए आप भी, ये जो संख्याएं हैं, ये देखो 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है। तो समुच्चय निर्माण रूप में जब भी लिखते हैं तब तो x लिखते हैं, फिर कोलन x। अब ये x क्या चीज़ ले रहे हो वो लिखा जाता है। तो अगर मैं देखो x बराबर ले लूँ कितना, 3y ले लिया मैंने, 3y ले लिया। अब y का मतलब क्या है, अब देखो y की जगह मैं अगर 1 रखूंगा, y की जगह क्या रखूंगा, 1, तो देखो 1 रखा तो 3 × 1 3 आ गया। y की जगह 2, या y की जगह आप n ले लीजिए, n, तो n का मान अगर 1 रखा तो 3 आएगा, n का मान अगर मैं 2 रखूंगा तो 6 आएगा, n का मान अगर 3 रखूंगा तो 3 × 3 9 आएगा, 4 रखूंगा तो 12 आएगा। n के मान कौन कौन से लिए मैंने, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया। तो ये मान कौन सी संख्याएं हैं, तो इफ रोल स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, क्योंकि 1 से मान स्टार्ट किए हैं आपने, तो 1 से जो मान स्टार्ट होते हैं वो कौन सी संख्या होती है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं होती है। क्लियर। अब आपने 1 से तो स्टार्ट किया था, लेकिन खत्म कहां पर किया, 4 पर, तो वो भी यहां पर लिखना पड़ेगा भी। आपने n का मान जो है वो
4 से छोटा और 4 के बराबर लिया, और n प्राकृत संख्या है इसलिए कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से। तो ये पूरी डिटेल यहाँ पर लिखनी है। अब ये पूरा का पूरा आपका समुच्चय निर्माण रूप है इस रोस्ट रूप का। तो n का मान देखो 4 से छोटा या बराबर, तो n का मान 1 2 3 4 लोगे और इसमें रखोगे तो ये चीज आएगी। अब देखिए भी इसका सेकंड पार्ट है b, जिसके अंदर ये 2 4 8 16 32, तो ये इसको लिखने का तरीका। अब देखिए ये किस प्रकार से बढ़ रहा है, ये 2 है, ये 2 की घात 2 है, देखो ये 2 की घात 1 है, फिर 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 की घात कितनी, n। अब n का मान आपने कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से। 2 की घात 1, n का मान 1 लोगे तो ये संख्या आएगी, 2 लोगे तो ये आएगा, 3 लोगे तो ये, 4 लोगे तो ये, 5 लोगे तो ये। तो यानी n बिलोंग्स टू क्या लिया आपने, नेचुरल नंबर लिया, और n का मान कहाँ तक लिया आपने, 5, तो n का मान 5 के बराबर या 5 से छोटा। आई समझ में ये बात, क्लियर। तो 5 से छोटा है, तो लास्ट 2 की घात 5 की मैंने, तो 5 ये आ गया समुच्चय निर्माण रूप। अब देखिए थर्ड पार्ट इसका, c बराबर x कोलन x बराबर। अब ध्यान से देखिए इधर, ये 5 की घात 1 है, ये 5 की घात 2 है, ये 3 है और ये कितनी है, 4 है। तो इसको क्या लिखूं मैं, 5 की घात n, और n का मान कहाँ से स्टार्ट किया था, 1 से, इसलिए n बिलोंग्स टू क्या आएगा, n प्राकृत संख्या, और n का मान आपने लास्ट कहाँ तक लिया है, 4 तक n का मान, क्योंकि 5 की घात 4 लिए लास्ट, तो इक्वल का साइन लगा दिया। अभी n का मान 4 से छोटा या 4 के बराबर, और नेचुरल नंबर है इसलिए आपको पता है 1 से शुरू होगा, ठीक है। तो ये आपके पास समुच्चय निर्माण रूप है इसका। उसके बाद में इसको देखिए, अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर जो भी मान लिखा हुआ है वो आपको देखो किस प्रकार से बढ़ रहा है, 2 है, फिर 4 है, फिर 6। तो देखिए फोर्थ पार्ट है इसका, c बराबर x कोलन x बराबर कितना लिख सकता हूं मैं, 2n, क्योंकि n का मान देखो 1 लूंगा तो 2 आएगा, 2 लूंगा तो 4 आएगा, 3 लूंगा तो 6 आएगा, और ये आगे कह रहा है डैश डैश चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो कहाँ तक, तो n बिलोंग्स टू, स्टार्टिंग तो कहाँ से किया आपने, नेचुरल नंबर से, क्योंकि 1 से शुरू किया है, और कहाँ तक चलेगा, आगे लिखने की जरूरत नहीं कुछ, ठीक है ना, क्योंकि n बिलोंग्स टू n, लेकिन लास्ट n का मान क्या लेना है, क्योंकि डैश डैश लगा हुआ है, अपरिमित समुच्चय है, तो अपने को नहीं पता भी n का मान कहाँ तक लेना, कहाँ खत्म होगा, तो ये लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए लास्ट 5 नंबर इसका d पार्ट। तो d के अंदर देखिए x बराबर और x कोलन x बराबर, अब देखो यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 9, स्क्वायर हो रहा है, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, n का स्क्वायर, n का स्क्वायर, n का मान कहाँ से शुरू किया है, 1 से, तो इफ रोल n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 से शुरू किया है, और n का मान लास्ट कहाँ लेना, कितना लेना है, 10, क्योंकि यहाँ पर 100 है तो n का मान 10 लेंगे, तो यानी n का मान 10 से कम या 10 के बराबर, ठीक है। तो क्योंकि 10 लेंगे तो 10 का स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर कितना आएगा, 100, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसमें आपको रोस्ट रूप में क्वेश्चन दिए गए थे और समुच्चय निर्माण रूप में आपको क्वेश्चनों को लिखना था। तो ध्यान से करना बेटा, आराम से, क्लियर। अब आगे देखिए, हाँ जी आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध का मतलब है अभी इनको रोस्ट रूप में लिखना है, वही रिपीट है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, तो रोस्ट रूप में लिखना है, फास्ट का आंसर a बराबर, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, x जो है एक विषम प्राकृत संख्या, विषम है और साथ में क्या है, प्राकृत संख्या है। तो विषम प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, तो पहले आपको पता है कौन सी होगी, 1 3 5 7, ठीक है। अब आगे कहाँ तक लिखा है इसने, कुछ नहीं लिखा,
भी एक विषम प्राकृत संख्या, तो ये विषम प्राकृत संख्या है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा देखिए, x एक पूर्णांक है, ठीक है, और -1/2 से बड़ा होना चाहिए और 9/2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, -1/2 है, इससे बड़ा तो क्या होगा, पूर्णांक है, तो पूर्णांक -1/2 से बड़ा, यानी जैसे देखिए आप यहाँ पर ये 0 हो गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है -1/2, तो -1/2 यहाँ पर आएगा, -1/2 यहाँ आएगा। और यहाँ पर देखिए 9/2, तो 9/2 का मतलब है 9 में 2 का भाग दीजिए, कितना आएगा, 4.5, ठीक है। तो 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, तो ये आएगा 4.5, यानी इसको कह सकते हो आप 9/2। तो अब ये कह रहा है भी x का जो मान है इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए, x एक पूर्णांक होना चाहिए। तो इससे बड़ा तो देखिए 0 और इससे छोटा तो कहाँ तक, 4 तक। तो यानी इसके अंदर जो मान आएंगे वो कौन से आएंगे, 0, 1, 2, 3 और 4। तो ये मान इससे तो बड़े हैं और इससे मान ये क्या है, छोटे हैं। क्लियर। तो आपको इस प्रकार से करना है। अब देखिए आगे, ये कहता है x एक पूर्णांक है, भी x की जगह एक पूर्णांक रखना है और पूर्णांक रखने के बाद में जो आंसर आएंगे वो 4 से क्या आने चाहिए, कम आने चाहिए। तो पूर्णांक तो आपको पता है, देखो प्लस वाले भी होते हैं और माइनस वाले भी होते हैं। तो इस x में वो पूर्णांक रखने हैं, कौन कौन से पूर्णांक रख सकते हैं, भी आंसर 4 के बराबर या 4 से कम आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पूर्णांक में माइनस के रखता हूं, जब माइनस का 3 रख दूं तो माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन मान 4 से छोटा या 4 के बराबर आना चाहिए, उत्तर जो आएगा। तो देखिए माइनस का 2, -2 रखेंगे तो 4 आ रहा है, बराबर है। माइनस का 1 भी रख सकते हैं, इसमें 0 भी रख सकते हैं, 1 रख देंगे और 2 रख देंगे। ये मान सारे के सारे जब x में रखेंगे तो आंसर हमेशा 4 से छोटा या 4 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये है, तो एक पूर्णांक का मतलब है भी यहाँ पर आपको एक पूर्णांक ही नहीं रखना है, यहाँ पर एक रखना है और ऐसे कितने पूर्णांक रख सकते हैं जिसका मान ये आए, ठीक है। उसके बाद में ये देखो, ये लिखा हुआ है इस शब्द का एक अक्षर, तो इसको रोस्ट रूप में लिखना है। तो डी को लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसको लिखेंगे स्मॉल l, स्मॉल o, स्मॉल y, स्मॉल a और l दोबारा आ गया, तो ये दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। फिर वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते, तो अब आपको पता है 31 दिन किस में नहीं होते, तो इसकी काउंटिंग करते हैं, कई बच्चे करते हैं ऐसे, इसको तो जनवरी मानते हैं, इसको नीचे वाले को फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। तो ऐसे ही आप ये काउंट कर सकते हो। तो इसका ये 5 नंबर जो होगा ई पार्ट, तो जनवरी में देखिए 31 दिन होते हैं, फरवरी, ठीक है, फरवरी, ये जनवरी, ये फरवरी, फिर मार्च में 31 होते हैं, मार्च के बाद में अप्रैल, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल के बाद में फिर मई में 31, फिर मई के बाद में जून, फिर जुलाई में 31, फिर अगस्त में 31, सितंबर, अक्टूबर नहीं होता है, फिर नवंबर, ठीक है। तो यानी 1, 2, 3, 4 और ये 5 महीने होते हैं। इन 5 महीनों के अंदर क्या होता है, ये 31 के नहीं होते, बाकी सारे 31 के होते हैं। फिर ये कहता है अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन, स्वर नहीं लिखना, व्यंजन जो के से पहले आता है, तो के से पहले, जैसे के से पहले लिख लो सारी ABCD, A B C D E F
GHIJ और के से पहले तो के तो लेना ही नहीं है। इसमें अब देखिए स्वर कौन से हैं, एक तो A, E, I ये स्वर है। अब के से पहले व्यंजक लिखने हैं, स्वर नहीं लिखने, तो स्वर को छोड़ दो आप, तो स्वर छोड़ दिए तो क्या रहेगा BCDFGH और J और के से पहले लिखने, तो ये आ जाएंगे। क्लियर। तो ये आपका था समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ था, इनको किस में लिखना था, रोस्टर रूप में। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 6, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। एक्सरसाइज 1.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है भी। तो आशा करता हूँ पहले वाले जितने भी क्वेश्चन करवाए होंगे आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। और एक बात और भी, जो भी बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं तो वो प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं वीडियो अपलोड करता हूं और आपको उसकी नोटिफिकेशन नहीं मिलती। तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हर वीडियो की। और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा हर वीडियो पर आप लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि मेरे को पता चले भी वीडियो आपको कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही है। ठीक है। तो इस चीज़ का आप विशेष तौर से ध्यान रखिए। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये इधर रोस्टर रूप दिए हुए हैं, इधर समुच्चय निर्माण रूप दिए हुए हैं, इनका मिलान करना है भी। ये किसका आंसर है, ये किसका आंसर है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इधर समुच्चय निर्माण में देखते हैं भी, एक अभाज्य संख्या 6 की भाजक है, साथ में तो अभाज्य है और साथ में 6 के अंदर भाग जाता है। तो देखिए अभाज्य संख्या, इसके अंदर 6 अभाज्य संख्या नहीं है तो ये छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, और इसमें अभाज्य संख्या 9, इसमें अभाज्य नहीं है। तो अब देखो ये बच गया एक ही, तो यानी इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। क्लियर। इसका आंसर ये होगा क्योंकि 2 और 3 दोनों ही अभाज्य संख्या है और दोनों का ही 6 के अंदर क्या जाता है, भाग जाता है। क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। उसके बाद में देखिए ये क्या कह रहा है, संख्या 10 से कम और विषम प्राकृत संख्या 10 से कम है और साथ में विषम है। तो देखो इसके अंदर तो ये 2 सम आ गई, तो लेकिन ये बात किसकी कर रहा है, विषम की। तो ये इसका आंसर हो ही गया, ये इसका हो नहीं सकता, तो कौन सा बच गया, ये। तो 10 से कम है संख्या और सारी की सारी देखो विषम है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी पार्ट। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका कौन सा, बी पार्ट होगा भाई। अब देखिए आगे वाला इसका मैथमेटिक्स, ये तो स्पष्ट आपको पता चल रहा है भी इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद में एक रह गया कौन सा, ये देखिए एक प्राकृत संख्या जो 6 की भाजक है। तो प्राकृत संख्या सारी 6 की भाजक है, मतलब इन सभी संख्याओं का 6 के अंदर भाग जाता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, पार्ट नंबर सी होगा। तो इनका मिलान करना था, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर होगा क्या, सी। सेकंड का आंसर क्या होगा, सेकंड का आंसर होगा ए। ठीक है। थर्ड का आंसर क्या होगा, तो देखिए थर्ड का आंसर हो गया डी। और लास्ट फोर्थ का आंसर आपका क्या हो गया, फोर्थ का आंसर हो गया क्या, बी, ये हो गया। ठीक है। तो ये आपका था एक्सरसाइज 1.1। तो आशा करता हूँ बेटा आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। जो भी आपके भाई बंधु साथी हैं जो 11th क्लास में मैथमेटिक्स लिया है, NCERT सिलेबस लगा है अब की बार, तो प्लीज़ उनको सजेस्ट कीजिए भी, वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें बेटा। थैंक यू, धन्यवाद।